बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय के पास सब कुछ था, बस एक कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे ये इतनी तेज आवाज, ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा, मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख, बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग। इतना कहते ही काली परी वहाँ से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल। सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, सहेली नहीं सुनती, वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी को सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है? अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई है। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं।
राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। जी आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है। कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। काला है इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कब होली में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता से आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भराई रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खींच कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने क्या लिखा है? काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या एक बार? ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है, हर तरफ दर्पण। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या?
नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी, तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था और ये तो बहुत ही गोरी हो गई। मैं कोमल हूँ, इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन है? ये इतनी सुंदर औरत कौन है? जरा देखो तो। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल, तू इतनी सुंदर हो गई हो? तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है। हमें भी तो दिखाइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ। वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी। सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूँ, यहाँ तो सासू माँ के साथ जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है। माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द। कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा तो मन बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आप कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर